हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। हम लोग हिंदी साहित्य विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है यूजीसी नेट का। और हम लोग सॉल्व कर रहे थे जून 2019 का जो नेट का हिंदी सब्जेक्ट से पेपर है उसे। और 60 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, उससे आप लोग देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 61 के आगे के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो इसे और भी देखिए, पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं। तो मन्नू भंडारी की आत्मकथा कौन सी है? पहली बात तो एक कहानी यह भी, जो कि यूनिट 10 में, यूजीसी नेट के यूनिट 10 में सिलेबस में है, तो वो आपको पढ़नी है। उसी में ये बताती हैं आपका बंटी की समीक्षा करती हैं, तो उसी को पूछा गया है कि किस पक्ष की उपेक्षा इन्होंने मानी है। खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष और मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। तो इसका जो सही उत्तर होएगा डी ऑप्शन होएगा, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व जो है इन्होंने माना कि उसकी उपेक्षा है। और मन्नू भंडारी की रचनाएं जो हैं आपको कमेंट करनी है। मैं बताती हूँ। 1 इंच मुस्कान, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज और आपका बंटी जो है ये भी हम लोगों को पढ़नी है। तो इनकी 3 यूनिट में 3 जो विधाओं से इनकी रचनाएं हम लोगों को नेट में पढ़नी है। फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गांधीवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। ए, इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है। इसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है। इसके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है। तो पूछा गया है कि गांधीवाद का संदर्भ में जो सत्य नहीं है वो कथन बताना है। तो देखा जाए तो इसके विचार जो स्वातंत्र का अभाव है, ये एक तरीके से अभाव क्या है, निगेटिव वर्ड दिखाता है और निगेटिव ही पूछा गया तो यही हो जाएगा। तो गांधीवाद में क्या है, विचार स्वातंत्र का अभाव है, ऐसी कोई बात नहीं है, विचारों की स्वतंत्रता है उसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्यदंत की नहीं हैं। तो कौन सी रचना पुष्यदंत ने नहीं लिखी है ये बताना है। आदि पुराण, योगसार, जसहरचर्यु, उत्तर पुराण। तो पुष्यदंत की रचना पूछिए कौन सी नहीं है, नहीं पे जोर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पेपर में जो होता है जब एग्ज़ाम टाइम पे बैठते हैं तो ये नहीं हम लोगों को दिखता है और हम लोग गलत कराते हैं। तो जसहरचर्यु जो है पुष्यदंत की रचना है, इसके अलावा जो बाकी हैं वो नहीं होंगी। तो 1, 2 और 4 ये जो हैं इनकी रचना नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो मान सकते हैं कि 4 जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 और 4, क्योंकि इसमें बाकी में 3 ऑप्शन दिया गया है। तो 3 जो है जसहरचर्यु तो पुष्यदंत की रचना है, तो ये तो गलत हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन को हम लोग मान सकते हैं कि ये होना चाहिए। अच्छा, आदि पुराण के रचनाकार कौन है? जिनसेन हैं। उत्तर पुराण के रचनाकार गुणभद्राचार्य हैं। और योगसार के हैं जोइंदू। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। तो इन्होंने रहीम के बारे में क्या बात नहीं कही, ये पूछा, क्या बातें कही हैं।
ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। 2, हिंदी काव्य में उतने मर्मज्ञ नहीं थे जितने फारसी के। 3, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। 4, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। 5, इसमें जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या कहा है। इसके जो कूट हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये कूट हैं, इनसे बताना है। तो ये अरबी फारसी के पूर्ण विद्वान थे, ये बात सही है। मर्मज्ञ, हिंदी के भी उतने बहुत अच्छे जानकार थे जितने फारसी के थे, उससे ज़्यादा हिंदी के थे। तो ये जो है कथन गलत है। तो 2 वाला जो है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। एलिमिनेशन हम लोग देख सकते हैं। फिर उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये कथन सही है। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये कथन जो है ये भी सही है। और 5वां जो है ये गलत है, अनुभव नहीं होता था, ये गलत है। तो डी ऑप्शन जो होगा इसका उत्तर होगा। अब आगे देखते हैं। तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भये मियाँ रसखान। जो दोहा है इसमें रामचंद्र शुक्ल ने इसका अर्थ क्या बताया है, ये पूछा गया है। सिंपल, राम जो रसखान है किसी स्त्री पर आसक्त थे। 2, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। 3, रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। 4, रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। 5, रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। तो इसका अर्थ आएगा 1 कि रसखान जो हैं किसी स्त्री पर आसक्त थे। तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान। फिर वो जो थी स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। और 4 हो जाएगा, रसखान को भान हुआ कि आभास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं, यानी कि कृष्ण पर ध्यान लगाना चाहिए इनको। तो 1, 2 और 4 इसका सही होगा। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। केशव दास की कौन कौन सी रचना है पूछा गया है। रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता, रस सागर। तो हम लोगों को पता है रसिक प्रिया और विज्ञान गीता जो है केशव दास की रचना है। 1 और 3 ये ऑप्शन सही। अच्छा, अनुप्रास विनोद और रस सागर जो है ये किसकी रचना है, तो ये है श्रीपति की रचना। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित में से कौन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचना कौन कौन सी हैं, ये पूछा गया है। कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप, कुमार संभव सार, कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता, फिर कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। तो आलोचना जो विधा में है रचना वो है कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से कौन सी विधाओं में लिखा है। नाटक, उपन्यास, कविता, आलोचना। तो हम लोग पढ़ते हैं उपन्यास यूनिट जो 6 है उसमें उपन्यास है इनका परीक्षा गुरु, और नाटक तो इन्होंने 1 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ये दोनों कूट जो है सही हो जाएगा कि नाटक लिखा है इन्होंने और उपन्यास लिखे हैं। सिक्सटी 69 नंबर क्वेश्चन है। अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है।
तो इसमें हो जाएगा 1 और 3 तो बहुत ही सही है। मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, ये सही कथन है। और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व और पर के बंधन से मुक्त हो जाता है। स्व मतलब कि अपना पराया का बंधन जो है वो छोड़ देता है, तो ये क्या है, साधारणीकरण है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार बड़ा गंदा चलता है ये। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? तो उत्तर छायावाद के कवि कौन कौन से, ये पूछा गया है। 1 राम नरेश त्रिपाठी, 2 रामेश्वर कुमार शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल, दिमाग मेरा भ्रमित हो गया एकदम। 3 बालकृष्ण शर्मा नवीन, 4 भारत भूषण अग्रवाल। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब एक बार कुछ गलती से मुंह से निकल जाता है फिर ध्यान उसी में हो जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म में क्लासेस चल रही हैं, तो क्या होता है ऐसे उसी पे फिर एक बार जब ध्यान चला जाता है फिर बार बार आगे गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि मन जो है गलतियों की ओर हो जाता है केंद्रित। क्योंकि मैंने खुद से गलती की है तो मुझे वो याद रहता है, आप लोग भले ही इतना ध्यान दें लेकिन अपने मन में हो जाता है, तो इसीलिए फिर आगे के शब्द गलत निकलने लगते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, तो वो गलतियों को माफ़ कर दिया कीजिए। ठीक, तो उत्तर छायावाद के संबंधित जो कवि हैं उनको बताना है। तो एक तो अंचल हैं और दूसरे नवीन हैं, तो 2 और 3 यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। भीष्म सानी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? 1 भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, 2 भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, 3 मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, 4 सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो जो इसका हो जाएगा उत्तर क्या, हाँ, तो 1 सही है इसमें कि भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया है। फिर मध्यकालीन जो धर्मांधता है, अनाचार है, तानाशाही की सामयिक संगति है, इसका वर्णन इन्होंने किया। इनके मतलब नाटकों में मिल जाता है। तो 1 और 3 जो है इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। फिर गैंग्रीन कहानी की मालती जो है वो बचपन में कैसी थी, ये पूछा गया है 72 नंबर क्वेश्चन में। तो गैंग्रीन कहानी यूनिट 7 में हम लोगों को पढ़नी है। इसके रचनाकार आप लोग कमेंट करेंगे कि इसके रचनाकार कौन है, करिएगा ज़रूर। तो 72 क्वेश्चन है, मालती बचपन में कैसी थी? सरल और शांत लड़की थी, उद्दंड और चंचल लड़की थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, चोरी से क्लास से भाग जाने वाली लड़की थी। तो ये उद्दंड थी एक तरीके से और चोरी से क्लास से भाग जाती थी। और वही फिर जब इनकी शादी हो जाती है तो एकदम नीरस सी ज़िंदगी हो जाती है, एकदम सीधी सादी सी चेंज हो जाती हैं। तो वही चीज़ इसीलिए इनको बचपन में उद्दंड और चंचल दिखाया गया है और चोरी से क्लास से भाग जाती थी। तो 2 और 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। और कमेंट करेंगे गैंग्रीन कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं? भोला राम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़, पिता। तो भोला राम का जीव जो है हम लोगों ने यूनिट 10 में पढ़ी है और इसके रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। सिक्का बदल गया ये कहानी है यूनिट 7 में और इसकी रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती हैं। फिर जामुन का पेड़ जो है वो कृष्णचंद्र की रचना है और पिता जो है ज्ञान रंजन चौधरी उनकी है। तो ज्ञान रंजन की है पिता।
तो इसमें पूछा गया व्यंग्य किसमें है, तो भोला राम का जीव और जामुन का पेड़ इसमें व्यंग्य है। तो 1 और 3 ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है रचना और रचनाकारों को। प्राकृत प्रकाश, श्रावकाचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध। तो प्राकृत प्रकाश के रचनाकार हैं वररुचि। तो ए का 2, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। श्रावकाचार के रचनाकार हैं देवसेन, तो 2 का 1। फिर प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग, और जो पाल प्रतिबोध है उसके हैं सोमप्रभु सूरी। हेमचंद्र की है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जो कि यहाँ पे मैचिंग में है ही नहीं। अच्छा, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। इसमें भी रचना और रचनाकारों को सुमेलित करना है। काव्य प्रकाश, रसराज, रसविलास, रस सारांश, सब में रस ही रस है। तो काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं चिंतामणि, तो ए का हो गया 4। फिर रसराज के हैं मतिराम। रसविलास के रचनाकार हैं देव, और रस सारांश के रचनाकार हैं भिखारीदास। तो ए का हो जाएगा 4, बी का 5। ये ऑप्शन ही दिख रहा है वैसे, ए का 4, बी का 5, फिर सी का 1 और डी का 2। वैसे रचनाएं देखिए इतनी सारी होती हैं, हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सारी रचनाएं याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हजारों रचनाएं कौन कौन सी याद करेंगे। और रीतिकाल में की रचनाएं तो सब एक ही जैसी लगती हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की में जो आई हैं उनको अच्छे से याद कर लें तो पेपर में इजी हो सकता है, अगर किस्मत अच्छी रही, भगवान ने साथ दिया तो। फिर अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। इसमें आचार्य और उनके कथनों को सुमेलित करना है। ये भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, तो दंडी, भामा, वामन और क्षेमेंद्र का। तो दंडी का कथन हो जाएगा, देखो मुझे आता है सबसे पहले तो शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम, केवल इतना ही मैंने याद किया, और ये है दंडी का कथन है। फिर भामा का कथन है शब्दार्थो सहितो काव्यम, जो है भामा का कथन है। भामा का कथन है शब्दार्थो सहितो काव्यम। दंडी का कथन है शरीर में, देखिए शरीर में क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है, तो शरीर तावत दिष्टार्थ विच्छिन्न पदावली। तो दंडी का है, ये दिमाग आज बहुत खराब हो रहा है, दंडी का है शरीर तावत दिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। तो इसको याद कर सकते हैं, दंड जो है शरीर को दिया जाता है, इसलिए ये दंडी का है। और शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का है। वामन का जो है वो है काव्य शोभा या कर्तारो धर्म गुणा, तो सी का 1। और क्षेमेंद्र ने दिया है अनौचित्य, औचित्य, देखिए अनौचित्य, तो इसमें औचित्य जो संप्रदाय है वो क्षेमेंद्र का था, तो इससे याद कर सकते हैं क्षेमेंद्र का है अनौचित्य न्यायात, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ए का हो गया 2, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर है। काव्य पंक्तियां हैं और इनके रचनाकारों को मिलाना है। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, ईजाद करता हूँ गाली। ये कविता काव्य पंक्ति है और इसको मिलाना है, ये किसकी है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जा रही हैं। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है।
तो मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, ये है श्रीकांत शर्मा की। तो ए का हो जाएगा 2। फिर इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते कविताएं, कविता पेट से सुनी जा रही है। तो पेट से सुनी जा रही है, ये है धूमिल की, सुदामा पांडे धूमिल। तो बी का हो गया 1। अब आज फिर शुरू हुआ जीवन, ये है रघुवीर सहाय की। तो सी का हो गया 4। और मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ, ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो सी का हो गया 3। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। और ये एकदम नई कविताएं हैं, किसी ने मतलब नॉर्मल से थोड़ा हटके है। फिर रचनाएं हैं, और रचना 78 नंबर क्वेश्चन में रचनाएं हैं और उनका प्रकाशन वर्ष है, उनको मिलाना है। जूही की कली, भारत भारती, प्रिय प्रवास और प्रथम रश्मि। तो जूही की कली जो है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1916। जूही की कली के रचनाकार हैं निराला, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1916। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये 1912 में प्रकाशित हुई थी। फिर प्रिय प्रवास जो है हरिऔध की रचना है, और खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य क्या है, प्रिय प्रवास है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। प्रथम रश्मि जो है वो 1919 की रचना है, और सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा था, और यूनिट 5 में ये संकलित हैं, आपको पढ़नी है। तो ए का 3, बी ऑप्शन में ही है केवल, तो बी ऑप्शन सही हो गया। अगला देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के कथा स्रोत की दृष्टि से सुमेलित करना है। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। तो इसके रचनाकार हैं सबके हजारी प्रसाद द्विवेदी, और विधा है इनकी उपन्यास। अब इनका जो कथा स्रोत है उसको मिलाना है, यानी कि समय वगैरह जो उनकी बैकग्राउंड में है वो बताना है। तो अनामदास का पोथा जो है ये औपनिषदिक काल का है। पुनर्नवा जो है वो 4वीं शताब्दी का है। तो ए का 2 और बी का 4, ए का 2, बी का 4, डी ऑप्शन सही हो गया। अब बाणभट्ट की आत्मकथा हम लोगों ने पढ़ी है यूनिट 6 में, तो 7वीं शताब्दी में है। और चारुचंद्र लेख जो है इसका हो जाएगा 12वीं से 13वीं शताब्दी जो है उसकी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है, रचना और रचनाकारों को मिलाना है। ये पश्चिमी जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है उसके ग्रंथ हैं। तो पेरिप्सिस, द सेक्रेड वुड, पोइटिक्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया। पेरिप्सिस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, ये है लॉन्जाइनस की। तो ए का हो गया 4। फिर द सेक्रेड वुड है इलियट की, तो बी का हो गया 3। पोइटिक्स जो है वो हो जाएगी अरस्तु की, सी का 2। और बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो है कॉलरिज की। देखिए बायोग्राफी वगैरह जो है और लिटरेचर जो है हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के लोक मंचीय जो रूप हैं उनके प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों को मिलाना है। मतलब जो लोकमंच है और उनके प्रांत हैं, मतलब कौन कहाँ पे होता है ये बताना है। तो सांग, विदेशिया, माच, ख्याल। तो सांग या स्वांग जो है वो होता है हरियाणा में, तो ए का 3। विदेशिया जो है पूर्वांचल बिहार या फिर झारखंड में होता है, तो बिहार आया इसमें, बी का 4। माच जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। ख्याल जो है राजस्थान में गाए जाते हैं, तो ए का 3, बी का 4,
देखते हैं हम लोग आगे। 1 का 3 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 82 नंबर क्वेश्चन, जो संस्थाएं हैं और उनके प्रवर्तक हैं उनको मिलाना है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज। तो ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय ने दिया था, तो ब्रह्मो समाज जो है 1 का 4, ए ऑप्शन में ही है, केवल ए सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज जो है वो रानाडे ने दिया था, महादेव गोविंद रानाडे। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट की है। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले का है, महात्मा फूले जो नाम है। आगे देखते हैं। प्रकाशन काल से रचनाओं को सुमेलित करना है 83 नंबर में। मोहन राकेश की डायरी, डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, एक कार्यकर्ता की डायरी। तो इनका जो है समय, जो प्रकाशन वर्ष था उससे मिलाना है। मोहन राकेश की डायरी, रचनाकार का नाम आ ही गया, मोहन राकेश हैं, और ये जो है हो जाएगी 1985 में प्रकाशित हुई थी। तो ए का हो गया 4। डायरी के कुछ पन्ने, ये है घनश्याम दास बिरला ने लिखी है, और इसका जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 1940, यानी कि बी का 5। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की रचना है, और इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1958, यानी कि सी का 2। और डी यानी कि एक कार्यकर्ता की डायरी, ये है सीताराम केसरिया की, और इसका प्रकाशन वर्ष था 1982। तो डी का 3। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों को अनुक्रम में लगाना है। तो रीतिकालीन ये कवि हैं, इनको क्या है रचना के मतलब इनका जन्म जैसे हुआ था उस अनुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले केशव दास आएंगे। केशव दास क्योंकि रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो केशव दास ही सबसे पुराने होंगे। फिर बिहारी मतीराम घनानंद। तो यही क्रम हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, केशव बिहारी मतीराम घनानंद। और ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में है ये। फिर जन्म काल के अनुसार जो रचनाकार हैं उनका अनुक्रम लगाना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जायसी, सूरदास, तुलसी, रहीम। तो इनको लगाना है। सूरदास जो हैं सबसे पहले आएंगे। सूरदास जो हैं तुलसीदास से पुराने थे। फिर सूरदास, उसके बाद आएंगे जायसी, फिर तुलसी, फिर रहीम। तो सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम, सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो हैं ये सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, जायसी सूफी के हैं, तुलसी राम जो भक्ति शाखा है, और रहीम जो हैं ये भी कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड थे। तो इस तरीके से सारे ही अलग अलग उसके हैं भक्ति, लेकिन मुख्य काल देखा जाए तो भक्ति काल के ही रचनाकार हैं। फिर 86 नंबर क्वेश्चन है। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का अनुक्रम लगाना है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक भी बहुत बार पूछे गए, मोस्ट रिपीटेड अगर क्वेश्चन है तो ये है, ये भी कि सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का जो है हर बार मतलब पूछा जाता है। या तो पूछ लेंगे सुरेंद्र वर्मा के नाटक कौन कौन से हैं, या और इसमें आ गया अनुक्रम। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्रौपदी, रति का कंगन, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। तो हो जाएगा जो द्रौपदी है उसका प्रकाशन हुआ था 1972 में। रति का कंगन है ये 2010 की रचना है। 8वां सर्ग 1976 में आया था, और शकुंतला की अंगूठी जो है वो 1990 के है। तो 72, 76, 90, 2010। तो पहले हो जाएगा द्रौपदी सी ऑप्शन में ही सबसे पहले। तो ए तो गलत है, तो सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 1972 में द्रौपदी, फिर 1976 में 8वां सर्ग, फिर 1990 में रति का कंगन, और
कुछ गड़बड़ है। इसका जो उत्तर है सही उत्तर ही नहीं इसमें है, तो लेकिन सही उत्तर होगा रति का कंगन पहले आना चाहिए। सी ऑप्शन भी गलत है, तो इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है देखा जाए तो। द्रौपदी होगा, फिर 8वां सर्ग, फिर शकुंतला की अंगूठी, फिर रति का कंगन, ये तो गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यासों को प्रकाशन काल की दृष्टि से लगाना है फिर से। सत्तासी नंबर क्वेश्चन। मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र और गर्म राख। तो मानस का हंस किसका है आप लोग बताइए, यूनिट 6 में दिया गया है। मानस का हंस है अमृतलाल नागर की रचना और 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था। टेराकोटा जो है वो लक्ष्मीकांत वर्मा की है और इसका प्रकाशन हुआ है 1959 में। भूले बिसरे चित्र जो है वो भगवती चरण वर्मा की रचना है और 1958 में इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। गर्म राग जो है उपेंद्र नाथस की है और 1957 की रचना है, यानी कि ये तीनों तो बहुत पास पास की रचनाएं हैं देखिए। फिर 57, 58, 59 और 72, तो गर्म राग होएगा सबसे पहले, सी ऑप्शन में है गर्म राग, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। फिर 88 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार स्मरण कृति जो ये क्या है, स्मरण है, संस्मरण है, तो इनको अनुक्रम में लगाना है। स्मृतिकरण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध, हम हशमत, इनको लगाना है। स्मृतिकरण जो है वो सेठ गोविंद दास की रचना है। ये किसकी है, सेठ गोविंद दास की, और 1959 है इसका रचना प्रकाशन वर्ष। फिर लीक अलीक जो है वो भारत भूषण अग्रवाल की है और 1980 की रचना है ये। वन तुलसी की गंध जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है और 1984 में आया था। हम हशमत जो है कृष्णा सोबती की है और 1977 में प्रकाशित हुआ। तो देखा जाए तो स्मृतिकरण आ जाएगा, फिर हम हशमत, लीक अलीक, फिर वन तुलसी की गंध, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89। रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का अनुक्रम बताना है। काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। तो नाट्यशास्त्र देखिए भरत मुनि की रचना है, तो सबसे पहले हो जाएगा दूसरी सती में। फिर काव्यालंकार जो है वो भामा की रचना थी, तो भामा जो हैं भरत मुनि के बाद आए थे। फिर ध्वन्यालोक जो है वो थी आनंदवर्धन की और 9वीं शताब्दी में। साहित्य दर्पण जो है वो है विश्वनाथ की और 14वीं शताब्दी में। तो नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण, डी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। फिर 90 नंबर क्वेश्चन देख 90 नंबर क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का, यानी कि कथन है और उनका तर्क है। तो देखते हैं। स्थापना दी है, कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। इसका तर्क है, वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है, पर शव नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं है। तो ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि कविता सारे भाव दिखाती है, चाहे श्रृंगार हो चाहे विभत्स रस हो, तो सारे ही दिखाती है। तो आर तो गलत हो गया, ए जो है वो सही है, तो ए सही आर गलत, ए ऑप्शन जो है इसका वही सही हो जाएगा। फिर 91 नंबर क्वेश्चन है, इसका कथन दिया है, स्थापना है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रस्तुतिकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तर्क है, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो दोनों ही सही हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा भी कविता क्या है में, तो दोनों सही हैं, ए सही आर सही, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
फिर अगला देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में स्थापना दी गई है। उन्नीसवीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। इसका तर्क है उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। तो इसका जो कथन है उसमें कह रहे हैं ये जो चीज़ है ये नामवर सिंह ने कही है। नामवर सिंह ने मानी है कि 19वीं शताब्दी का नवजागरण जो है भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न है। सही में भिन्न है, क्योंकि उस समय क्या था, जो 19वीं सदी में क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य आ गया था। उपनिवेशवाद की दौड़ में जो था लोगों का जागरण था जो पुरानी प्रवृत्तियां थी उनसे, जबकि वो धर्म के विरोध में था। तो जो इस तरीके से ये जो ए है वो सही है और आर जो है वो गलत है कि इनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु समान है, वो गलत है। तो ए सही और आर गलत। डी ऑप्शन में है ए सही आर गलत। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसकी स्थापना है बिंबवाद में शब्दों के कम खर्ची भाषा के समास गुण कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। तर्क है बिंबवाद के समर्थकों का मानना है कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो जो है इसमें बिंबवाद में कह रहे हैं कि शब्दों का कम से कम प्रयोग हो, और मतलब जब शब्दों का कम से कम प्रयोग होगा तो क्या होगा, व्यंजना जो मतलब अर्थ समझने में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, चीज़ सही है। और बिंबवाद के समर्थकों का मानना है कि विषय सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण होना चाहिए। ये दोनों बात ही अलग है। जब एकदम जो अर्थ है वो सीधे समझ आ जाए तो वो तो अविधा शैली हो गई, और यहाँ पे तो क्या है, कम से कम शब्दों का प्रयोग है तो व्यंजना शैली आ रही है, तो व्यंजना है। तो ये दोनों बातें क्या हैं, विरोधी हैं। तो ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ए सही आर गलत, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसकी स्थापना है कि कला का आस्वादन युग निरपेक्ष नहीं होता। कला का आस्वादन जो है ये युग निरपेक्ष नहीं होता। फिर इसकी स्थापना है, तर्क है शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। तो ए सही है इसका और आर जो है वो गलत है। नहीं, ये तो दोनों ही गलत हैं। फिर 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। 95 नंबर क्वेश्चन है। इसकी स्थापना है यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। फिर कह रहे हैं कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। मतलब कि यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है, ये कह रहे हैं। तो ये तो सही लग रहा है, दी गई होगी भैया। कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है, ये गलत है। मतलब अनिवार्य नहीं कह सकते हैं, मान सकते हैं कि है, और साध्य नहीं होगा, साधन होगा एक तरीके से। क्या है, साधन है ना कि साध्य। तो आर गलत, ए सही। ए सही आर गलत। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो हम लोग रखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन तक। उसके बाद क्या है, गद्यांश दिया गया है और उसी को मतलब उसी से क्वेश्चन आंसर है, कॉम्प्रिहेंशन। तो उसको आप लोग खुद से करेंगे, मैं नहीं कराऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और जो पूछा है उसको कमेंट कीजिए। बाय बाय।